Okay, welcome student. This is lecture number 3 of first chapter unit measurement and dimension. In previous lecture we were discussing about physical quantity. There are two types of physical quantity. First one is fundamental quantity and second one is derived quantity. ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है डियर, हमने बात की थी। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो क्या थी, आपका लेंथ थी, हाँ, मास था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance and luminous intensity. There are 7 fundamental quantity. ठीक है, and rest of other these quantities are derived quantity. Okay, तो फिजिक्स में हम पढ़ते किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेकिन हमने देखा कि ये ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती हैं, केवल और केवल इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से ही हमें सारी की सारी क्वांटिटी मिल जाती हैं। जैसे कि हमने कहा था स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, लेंथ अपॉन क्या हो गया, टाइम। तो आपका स्पीड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो स्पीड लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। तो स्पीड फंडामेंटल नहीं, कैसी क्वांटिटी हो गई थी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब हमने देखा कि 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। सारे साइंटिस्ट फ्रांस पे बैठे थे, उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड की थी और इनकी ऐसा यूनिट भी क्या की थी, फिक्स की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी यूनिट जो है इस्तेमाल की जाएगी, सारे के सारे वर्ल्ड किस यूनिट को यूज करेंगे। फिर 1 या 2 साल बाद दोबारा मीटिंग हुई, तो उसमें बात की गई यहाँ 7 ही फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। कुछ एक आध क्वांटिटी छूट गई हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, यानी कि वो भी फंडामेंटल हैं। कुछ क्वांटिटी रह गई हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, और किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं मतलब कैसी क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो वो जो क्वांटिटी रह गई थी वो थी एक प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। दूसरा क्या था, सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दो एंगल ऐसे, ये दो क्वांटिटी ऐसी थी जो रह गई थी, और ये भी बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो इनको बोला कि इनको ये दो क्वांटिटी रह गई हैं, तो इन दोनों को बाद में फिर से ऐड किया, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन बाद में ऐड किया तो इनका नाम क्या रख दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, पहले से कौन थी, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो 2 साल बाद दोबारा जब कॉन्फ्रेंस हुई 1960 के बाद, तो देखा गया कि आपका 2 क्वांटिटी ऐसी हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंट हैं। और वो क्वांटिटी कौन थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और इनको दोबारा फिर से ऐड किया तो इनका नाम रख दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे कोई एग्जाम किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं या रुक जाते हैं, तो आप दोबारा सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं ना उसी सब्जेक्ट का। तो इसी तरीके से बाद में क्या रखी गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, तो प्लेन एंगल तो आप पढ़े हैं, मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपको ये बताया था। अब प्लेन एंगल क्या होता है समझना, ये किन्हीं दो लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन है, किन्हीं दो लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं डियर, एंगल, ठीक है, या फिर प्लेन एंगल। अब आप देखेंगे कि जैसे ये है, ये दो लाइन है, इनके बीच का जो इंक्लाइनेशन है वो क्या है, एंगल है। इस लाइन की भी कुछ लेंथ है, इस लाइन की भी कुछ लेंथ है। देखिए लेंथ में मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन एंगल क्या हो गया है, चेंज हो गया है।
ठीक है। लेंथ, इन दो लाइन के जो लेंथ है उनमें कोई भी चेंज नहीं है, बट अब आप देखेंगे कि इनके बीच का जो इंक्लाइनेशन है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। समझ में आई बात इतनी, यानी कि इनके बीच का एंगल चेंज हो गया है, जबकि ना मैंने इसको एक्सटेंड किया ना इसको एक्सटेंड किया। देखिए इनके बीच कुछ एंगल है, मैंने ऐसा किया तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं? क्या एंगल लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं। लेंथ देखिए, लेंथ में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन एंगल क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। एंगल क्या हो गया है, चेंज। समझ में आ रही है बात? तो एंगल जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं किया लेकिन एंगल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, चाहे आप इस लेंथ को इतना कर दीजिए, हाँ लेंथ कम कर दी, पहली बार हम क्या लेंथ कम कर दी, क्या एंगल में कोई चेंज आया? नहीं आया। लेंथ बढ़ा दीजिए, एंगल में कोई चेंज आएगा? नहीं, अब भी तो इंक्लाइनेशन उतना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मैंने डिफाइन किया था, ठीक है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल के ठीक है, किसी सर्कल की कोई एक आर्क ले ली, मैं इतना सा हिस्सा ले लेता हूं, चलो ये इस सर्कल की मैंने ये एक आर्क ले ली, और इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे जो सबस्टेंड एंगल होगा, ठीक है, इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे जो सबस्टेंड एंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। समझ में आया? और ये अगर इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है, तो ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r, और इस आर्क की लेंथ, ये आर्क है और इस आर्क की जो लेंथ है अगर वो कितनी है, l, आर्क की लेंथ कितनी है, l, तो एंगल थीटा, और ये कौन सा एंगल होगा, रेडियन एंगल। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, रेडियन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो दैट इज प्लेन एंगल। ठीक है, दूसरा, ठीक है, प्लेन एंगल हम पहले भी पढ़े हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है डियर, इसको समझना। सॉलिड एंगल होता है, देखिए इसका नाम प्लेन एंगल क्यों रखा, इसका नाम प्लेन एंगल इसलिए रखा है क्योंकि आप देखेंगे कि ये दो लाइन के बीच जो एंगल बना था, या किसी आर्क के द्वारा, ये किसी आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा, ये अगर इनको मैं ज्वाइन करूं तो ये जो आर्क होगी, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो सबस्टेंड एंगल होगा, या फिर दो लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन है, ये, अब ये दो लाइन के बीच है तो ये किस पे लाई करता है, एक प्लेन पे लाई करता है, दिख रहा है? ठीक है, ये एक प्लेन, इन दोनों से एक प्लेन क्या किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। इसको एक आप बोर्ड पे बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम कैसा एंगल है, प्लेन एंगल। ठीक है, अब दूसरा नाम है डियर सॉलिड एंगल। अगला है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है समझना। ठीक है, पहले तो इसको समझेंगे। अगर एंगल ऐसे दो लाइन के बीच था तो इसको क्या बोला हमने, प्लेन एंगल। ठीक है, अब अगर कोई एंगल, पहले तो मैं इसको बताता हूं हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे ये कोई स्फीयर है, स्फीयर समझते हैं, ये सर्कल नहीं है, अभी क्या है, स्फीयर, यानी कि एक गोला है, एक बॉल है। ठीक है, तो इसकी सरफेस के द्वारा, इस सरफेस एरिया के द्वारा इसके सेंटर पे सबस्टेंड, ये स्फीयर का क्या था, सेंटर, ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो इस स्फीयर के पार्ट के द्वारा, इस स्फीयर के हिस्से के द्वारा इसके सेंटर पे सबस्टेंड, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल होता है आपका सॉलिड एंगल।
दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है इस सरफेस, जिस सरफेस एरिया के द्वारा एंगल सबटेंड हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, अपॉन रेडियस का क्या स्क्वायर। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ओके, ठीक है, साइन नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो इस सरफेस के द्वारा सेंटर पे जो सबटेंड एंगल है, ये एंगल कैसा एंगल है, सॉलिड एंगल। आपको दिख रहा होगा ये एक सर्कल नहीं है, ये एक बॉल है। ठीक है, ये क्या है, आपकी बॉल है, ये एक स्फीयर है, आपको दिख रहा होगा ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर के किसी सरफेस एरिया द्वारा, मैं ये जो ब्लैक है, इस सरफेस एरिया द्वारा इसके सेंटर पे, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उस पर सबटेंड एंगल, तो इस सरफेस एरिया द्वारा इसके सेंटर पे जो सबटेंड एंगल होगा, ठीक है, ये इस सरफेस एरिया द्वारा इसके सेंटर पे सबटेंड एंगल, ये ठीक है, यहां कहीं जहां पर ये दोनों मार्कर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, सपोज करो यहां पर क्या है, तुम्हारा सेंटर है, तो इनके बीच का ये जो, अब रेडियस ऐसे ही नहीं, ऐसे भी होगी, है ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे, तो ये सारी रेडियस यहां से भी लाओ, यहां से भी लाओ, सभी एक पॉइंट पे लाई करेंगी ना। ठीक है, ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है, पीछे वाले से, अगर आगे वालों को मैं डार्क बना लूं तो पीछे वाले कैसे हो जाएंगे, डॉटेड हो जाएंगे। तो इनके बीच का ये जो एंगल है इसे क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल। और ये मेजर कैसे होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू इस सरफेस का सरफेस एरिया, इस सरफेस का सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इसको समझने के लिए अब दिख रहा है आपको क्या बन रहा है, एक कोन जैसा ही तो बन रहा है, एक कोन बन रहा है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, एक कोन ही तो दिख रहा है। ठीक है, और यहां पर एक क्या है, ये कोन का ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसका क्या है, सरफेस एरिया। समझ में आई बात, ये जो ऊपर आएगा, अब ये थोड़ा ऐसे शेप में है, अगर इसको वैसे काट दूं मैं तो ऊपर पे जो बनेगा वो क्या हो गया, सरफेस एरिया। तो इस सरफेस एरिया अपॉन इस रेडियस का क्या, स्क्वायर, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। समझ में आया। और आपको दिखेगा कि जैसे जैसे ये सरफेस एरिया अगर मैं कम कर दूं, यहाँ टॉप में अगर सरफेस एरिया कम कर दूं तो आपको दिखेगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि ये समझिए, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ऊपर से ज्यादा खोलेंगे, जितना खोलेंगे हाँ, तो एंगल भी उतना बड़ा बनेगा, जितना सिकोड़ते जाएंगे एंगल भी उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा। मतलब एरिया बड़ा तो एंगल भी बड़ा बनेगा। समझ में आया। ठीक है, अभी कुछ एरिया है, कुछ रेडियस है, ठीक है, और कुछ एंगल बना है, मतलब कि जितना सामान आ रहा है वो जो ऐसा एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब एरिया बढ़ा दिया तो सॉलिड एंगल भी बढ़ गया। एरिया कम कर दें, ठीक है, एरिया कम कर दें तो एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, सॉरी, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। ठीक है, अगर सरफेस एरिया और रेडियस का स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। इस सरफेस एरिया को बोल दिया मैंने ds, इसकी रेडियस बोल दी r। इफ ds इक्वल टू r स्क्वायर, अगर ds और r स्क्वायर इक्वल होंगे, यानी कि सरफेस एरिया और रेडियस का स्क्वायर इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1 स्टेरेडियन। ठीक है, 1 स्टेरेडियन। ठीक है, तो
हमने देखा आज सॉलिड एंगल और दूसरा देखा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, डिग्री नहीं है, क्या होती है, रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। समझ में आई बात? एंगल तो आप समझते थे। सॉलिड एंगल थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है कि किसी स्फीयर के किसी सरफेस एरिया के द्वारा, किसी स्फीयर के सरफेस एरिया के द्वारा, इस सरफेस एरिया के द्वारा इसके सेंटर पे जो सबटेंड एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये ठीक है। तो इसके द्वारा सेंटर पे जो सबटेंड एंगल है वो कैसा दिख रहा है आपको, एक कोन के शेप में दिख रहा है ना, ये एक कोन ले आया मैं आपके लिए। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। अगर आप ये एरिया बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, और एंगल बढ़ गया है कैसे पता चलेगा, सामान क्या आएगा अब इसमें, ज्यादा आएगा। अगर ये एंगल कम कर देंगे, सॉलिड एंगल कम कर देंगे, ये क्या कम हुआ है, कुछ ऐसी क्वांटिटी कम हो रही है ना, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, आपका सामान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। देखिए, ठीक है, रेडियस तो अब भी वही है, एरिया कम किया है, एरिया कम किया है तो एंगल क्या हो गया, कम। एरिया बढ़ाया, ये एरिया बढ़ा दिया तो सामान भी क्या आ रहा है, ज्यादा। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एरिया बढ़ाया तो सामान क्या आया, ज्यादा। बोले तो एंगल क्या है, बड़ा। एरिया कम करें, सामान क्या आएगा, इसके अंदर कुछ भरोगे, आइसक्रीम भरोगे तो कम आएगी। क्यों, सॉलिड एंगल, इस कोन का सॉलिड एंगल कम है, इस कोन का सॉलिड एंगल कम है, अब कोन का सॉलिड एंगल क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, ये और बढ़ा दिया तो और ज्यादा सामान आएगा। ठीक है, तो कोन का एंगल जैसे जैसे बढ़ाओगे सामान ज्यादा आएगा, कम करोगे सामान कम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो छोटा सा काम कराया आज मैंने, क्योंकि यहाँ तक आप बिल्कुल नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। कल मैं आपके नोट्स चेक करूंगा, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स डियर बिल्कुल कंप्लीट कर लें, और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपका दोबारा वीडियो बना लूंगा। ओके, थैंक यू।